तो हम पढ़ रहे हैं बोलो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, ठीक है। और अब मैं यहाँ पर लिखने जा रहा हूँ बोलो कौन सा, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। क्लियर, क्या लिखा मैंने, बोलो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। ओके, और इनको भी हम बहुत सिस्टमेटिक तरीके से पढ़ेंगे। विद्युत अपघट्य बोलो मैंने कहा सेल, ठीक है। तो सबसे पहला काम नंबर 1 हमें पता होना चाहिए डेफिनेशन। बोलो क्या पता होना चाहिए, डेफिनेशन। ध्यान देना, एक एक चीज एग्जाम में क्वेश्चन आता है। डेफिनेशन तो हम बस इतना सा लिख देंगे कि इलेक्ट्रिक एनर्जी को जो किस में कन्वर्ट करता है, केमिकल एनर्जी में। क्लियर, वही हमारी नजर में कौन है, बोलो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है। क्लियर, वही हमारी नजर में कौन है, बोलो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। ओके, तो आपको ये पहले पॉइंट समझ में आया। इससे कितने क्वेश्चन बनते हैं, 2। इलेक्ट्रोलाइटिक एनर्जी का काम क्या होता है, या इलेक्ट्रिक एनर्जी को कन्वर्ट केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कौन करता है। क्लियर, तो मैंने आपको पहले ही कहा इसके नाम में पहले इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है, तो ये किसको कन्वर्ट करेगा, इलेक्ट्रिक को केमिकल में करेगा। तो इसका मतलब जब गैल्वेनिक पढ़ेंगे तो इसका उल्टा करेंगे। बात समझ में, या तो गैल्वेनिक या इलेक्ट्रिक में से किसी का भी काम पूछा जाता है, तो आपको एक का ध्यान रखना, दूसरा अपने आप ध्यान रहेगा। ओके, उसके बाद मैंने कहा बोलो चित्र, ठीक है। चित्र मतलब डायग्राम। ओके, तो मैंने कहा यहाँ पर हम रे डायग्राम बना रहे कि इसमें एक पॉट होता है, एक बॉक्स होता है। क्लियर, चलो मैंने बना दिया, ध्यान से समझना। ओके 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 ओके, फिर मैं क्या कर रहा हूं, इसके अंदर ये 2 इलेक्ट्रोड, कितने इलेक्ट्रोड बोलो, 2 इलेक्ट्रोड। क्लियर, एक ही पात्र में 2 इलेक्ट्रोड। क्लियर, एक एनोड और एक कैथोड। ठीक है, ये मैंने किया, बात समझ में आए। और इसमें क्या होता है, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन, मेल्ट हो सकता है या एक्वस हो सकता है, दोनों में से कोई भी हो सकता है। एक बार मैंने यहाँ पर लिखा बोलो सॉल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। क्लियर, इलेक्ट्रोलाइट मतलब विद्युत अपघट्य का विलयन है। ओके, और विलयन मैंने कहा ये कौन है, बोलो एनोड है। क्लियर, एनोड इलेक्ट्रोड। और ये कौन है, बोलो कैथोड है। क्लियर, आपको कैसे पता चला ये एनोड है और ये कैथोड है, बोलो। आपको मैं पूछूं, एनोड होता है, एनोड की डेफिनेशन है, 4 ऑप्शन दे रहा हूं, बताना। जिस पर पॉजिटिव चार्ज होता है, जिस पर नेगेटिव चार्ज होता है, बोलो जिस पर ऑक्सीडेशन होता है, जिस पर रिडक्शन होता है। तो अगर किसी के दिमाग में ये है कि ये एनोड है और ये कैथोड है, पॉजिटिव और नेगेटिव से बता रहे हो, तो सरासर गलत है। ऐसा कुछ भी फिक्स नहीं है कि एनोड पे पॉजिटिव होता है या कैथोड पर नेगेटिव होता है। एनोड पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकता है, कैथोड पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकता है। एनोड का मतलब फिक्स है कि ऐसा इलेक्ट्रोड जिस पे ऑक्सीडेशन होता है वो एनोड है, एनी टाइप ऑफ सेल। और जिस पर रिडक्शन होता है वो कैथोड है, एनी टाइप ऑफ सेल। ये जो पॉजिटिव नेगेटिव कहना सरासर गलत होगा, क्योंकि जब मैं आपको गैल्वेनिक सेल पढ़ाऊंगा तो एनोड होगा नेगेटिव वाला और कैथोड होगा पॉजिटिव वाला। इसका मतलब हुआ एनोड मतलब पॉजिटिव और कैथोड मतलब नेगेटिव, गलत होगा। क्लियर, तो यहीं पर हम क्या बात समझ लेते हैं, बोलो नोट करके, ताकि हमें ध्यान रहे कि एनोड का मतलब हमारी नजर में और कैथोड का मतलब हमारी नजर में रियल डेफिनेशन पता होनी चाहिए। एनोड का मतलब वह इलेक्ट्रोड जिस पर क्या होता है, बोलो ऑक्सीडेशन। ठीक है, ऑक्सीडेशन मतलब ऑक्सीकरण। क्लियर, ऑक्सीकरण होता है, वो एनोड होता है, चाहे कोई सा भी हो, चाहे गैल्वेनिक सेल हो, चाहे इलेक्ट्रोलाइटिक सेल हो। और कैथोड किसको बोलेंगे, बोलो वह इलेक्ट्रोड, मैंने कहा वह इलेक्ट्रोड जिस पर रिडक्शन, बोलो रिडक्शन मतलब अपचयन, बोलो होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, कैथोड। ध्यान रखोगे, बोलो क्लियर। तो अपने माइंड से ये पक्का निकाल देना कि एनोड का मतलब पॉजिटिव और कैथोड का मतलब नेगेटिव। हाँ, यहाँ एनोड ये और यहाँ कैथोड ये बनाया, मतलब यहाँ एनोड का चार्ज कैसा है, पॉजिटिव, और यहाँ कैथोड का चार्ज कैसा है, नेगेटिव। इस पूरे इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में जब तक मैं आपको पढ़ाऊंगा, और जब गैल्वेनिक सेल पढ़ाऊंगा तो उसका आपको बताऊंगा। इसका मतलब एनोड कैथोड का पॉजिटिव नेगेटिव से कोई लेना देना नहीं है। एनोड वो होगा जिसपे क्या होगा, ऑक्सीडेशन, और कैथोड वो होगा जिसपे क्या होगा, रिडक्शन। ओके, ये डायग्राम बनाया, समझ में आया, बोलो।
यहाँ पर मैं इलेक्ट्रोलाइटिक इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन लेना पड़ेगा। वो दो कंडीशन में ले सकता हूँ, या तो मेल्ट ले सकता हूँ या एक्वस ले सकता हूँ। क्लियर? बोलो मेल्ट ले सकता हूँ या एक्वस ले सकता हूँ, तभी हमें आयन यहाँ पर मिलेंगे। क्लियर? अब मैंने आपको ये बताया, तीसरा पॉइंट क्या बता रहा हूँ यहाँ पर, मैंने कहा कि मैकेनिज्म क्लियर ऑफ, मैंने कहा इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। क्लियर कि इलेक्ट्रोलाइटिक सेल पे होता क्या है, तो मैंने कहा क्या होता है, इलेक्ट्रोलाइसिस होता है। क्या होता है बोलो, इलेक्ट्रोलाइसिस होता है। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल पर क्या होता है बोलो, इलेक्ट्रोलाइसिस होता है। तो उसको समझाने के लिए अपने को क्या लेना पड़ेगा, एक एग्जांपल। तो मैंने लिखा बोलो इलेक्ट्रोलाइसिस, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ मेल्ट NaCl। क्या लिखा मैंने बोलो, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ मेल्ट NaCl। क्लियर? गलित बोलो NaCl, NaCl का विद्युत अपघटन। क्लियर? अगर एग्जाम में कभी आता है कि सॉलिड NaCl बोलो इंसुलेटर होता है, इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस नहीं शो करता है, उसका कारण क्या है? पहला ऑप्शन है Na और Na प्लस Cl माइनस आयन नहीं होते, बोलो आयन मूवेबल नहीं होते, तो आंसर क्या होगा, आयन मूवेबल नहीं होते हैं। क्लियर? आयन तो होंगे लेकिन मीडियम नहीं होगा, तो क्या होगा, मूवेबल नहीं होंगे। इसलिए क्या होता है कि अगर आपको कंडक्टेंस देखनी है तो हमें मेल्ट या एक्वा सॉल्यूशन लेना पड़ता है। क्लियर? तो मेल्ट मैंने लिया है, तो मेल्ट लिया है तो कोई दिक्कत ही नहीं है। NaCl जब भी मैं मेल्ट लूंगा, बोलो गलित लूंगा, तो बोलो उसके अंदर एक Na प्लस होगा और एक Cl माइनस होगा। क्लियर? और एक्वस लेता तो चार आयन होते, बोलो दो, एक तो Na प्लस Cl और एक H प्लस और एक बोलो OH माइनस। क्लियर? तो चूंकि अभी तो हमने इलेक्ट्रोलाइटिक सेल स्टार्ट किया है अभी, इसलिए मैं आपको पहले तो इसका बेसिक बता रहा हूँ। फिर जब एक्वस ले लेते हैं तो दो आयन में लड़ाई होगी, दो पॉजिटिव और दो नेगेटिव, कौन कैथोड पे जाएगा कौन एनोड पे जाएगा, उसका क्या लॉजिक है वो मैं आपको सिखाऊंगा। अभी अपन बोलो क्या सीख रहे हैं, मैकेनिज्म। तो मैंने कहा यहाँ पर 8 कैथोड, पहले बताओ कैथोड पे दौड़ के कौन जाएगा, बोलो कैथोड पे दौड़ के कौन जाएगा, Na प्लस, क्योंकि इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में कैथोड कैसा होता है, नेगेटिव। अभी बताया मैंने आपको। तो दौड़ के नेगेटिव के पास कौन जाता है, ओके, तो Na जाएगा। क्लियर? ये गया, बात समझ में आया, बोलो Na में बदलेगा, बदलेगा बोलो। मैंने कहा 8 एनोड, एनोड पे दौड़ के कौन जाएगा बोलो, Cl माइनस जाएगा। क्लियर? और Cl माइनस जाएगा, Cl माइनस जाएगा, बोलो ऐसा करूंगा बोलो। क्लियर? हाँ या ना, बात समझ में आई बोलो। तो मैंने आपसे कहा कि यहाँ पर मैंने कहा एनोड का मतलब फिक्स है जहां पर क्या होता है, ऑक्सीडेशन, और कैथोड का मतलब फिक्स है जहां पर क्या होता है, रिडक्शन। आप मैं आपसे पूछूं यहाँ पर क्या हुआ है, आपको कि रिडक्शन हुआ है, यहाँ पर क्या हुआ है, ऑक्सीडेशन हुआ है। बात समझ में आए बोलो। तो चाहे सेल गैल्वेनिक हो चाहे सेल इलेक्ट्रोलाइटिक हो, एनोड का मतलब फिक्स है जिस पर ऑक्सीडेशन होता है, कैथोड का मतलब फिक्स है जिस पे रिडक्शन होता है। चार्ज से हमारा कोई लेना देना नहीं। हाँ, इलेक्ट्रोलाइटिक में एनोड पॉजिटिव होता है, कैथोड नेगेटिव होता है। गैल्वेनिक सेल पढ़ाऊंगा तो मैं एनोड क्या करूंगा, नेगेटिव, और कैथोड क्या करूंगा, पॉजिटिव। बात समझ में आए। लेकिन एक चीज हमेशा फिक्स रहेगी कि एनोड का मतलब ऑक्सीडेशन और कैथोड का मतलब रिडक्शन। यहां तक बात समझ में आए बोलो। क्लियर? अच्छा, जब हमने ये इलेक्ट्रोलाइसिस किया तो हमें एक बात समझ में आई कि इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के अंदर मेटल का डिपोजिशन हमेशा कैथोड पर होता है। मेटल का डिपोजिशन हमेशा कहां पर होता है, कैथोड पे होता है। तो यहां पर क्या लिखूंगा, अतः इलेक्ट्रोलाइटिक 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 सेल क्लियर में मेटल मेटल का डिपोजिशन डिपोजिशन मैंने कहा जमाव, बोलो जमाव कहां पर होता है बोलो, कैथोड, बोलो कैथोड इलेक्ट्रोड पर होता है। क्लियर? इतनी बात पता चली। तो फिर दिमाग में आता है कि कितनी में बोलो इलेक्ट्रिक कितनी में बोलो प्रवाहित करूंगा तो कितना मेटल डिपॉजिट होगा, बोलो कैसे पता लगाएंगे, तो पिक्चर में आएगा बोलो फेराडे। कौन आएगा बोलो, फेराडे ने अपने दो लॉ दिए और उसने बताया कि इतनी विद्युत की मात्रा अगर आप प्रवाहित करते हो तो इतनी धातु की मात्रा जमा होगी, जिसको हम फेराडे का फर्स्ट लॉ, फेराडे का सेकंड लॉ कहते हैं। इसका मतलब हुआ तुरंत हमें फोर्थ पॉइंट क्या पढ़ना पड़ेगा, फेराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस, मतलब विद्युत अपघट्य के फेराडे के नियम। वो हमें बताएगा कि कितनी मात्रा कब जमा होगी। बात समझ में आई बोलो। क्लियर? तो आप पहले 3 पॉइंट नोट करोगे, फिर हम पिक्चर में लेके आएंगे किसको, फेराडे को। क्लियर?
बात समझ में आई मेरी आपको? बोलो क्लियर हो गया ये नोट? ठीक है, ओके, आया समझ में? बोलो। ठीक है,
आई बात समझ में बोलो। अब हम क्या लिखेंगे बोलो, फेराडे के नियम। क्लियर, फेराडेस लॉ। ठीक है, हटा दूं मैं बोलो। मैंने कहा नंबर 4 फेराडे के विद्युत अपघटन के नियम। ठीक है, फेराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। ठीक है, फेराडे ने कितने नियम दिए बोलो, फर्स्ट लॉ सेकंड लॉ, दो नियम। बोलो पहला क्या लिख रहा हूं, फेराडे का प्रथम नियम। ठीक है, फर्स्ट लॉ ऑफ फेराडे। अब वापस 10 मिनट ध्यान से समझना क्या कहना चाह रहा है फेराडे। फेराडे कहता है कि कोई भी इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है, उसमें कैथोड पर जो भी जमा होगी धातु की मात्रा, वो उसमें प्रवाहित विद्युत की मात्रा यानी चार्ज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। यानी उसने जो कहा है वो कहा W इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q। क्लियर, क्या कहना चाह रहा है बोलो, यहां पर लिख रहा हूं फेराडे के अनुसार, अकॉर्डिंग टू फेराडे, किसी भी बोलो विद्युत अपघटीय सेल। क्लियर, विद्युत अपघटीय सेल मतलब इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। क्लियर, में कैथोड पर मैंने कहा डिपॉजिट, बोलो आपसे मैं कहूं अमाउंट ऑफ मेटल, मैंने कहा कैथोड पर जमा धातु की मात्रा, बोलो धातु की मात्रा मतलब डिपॉजिट, मैंने कहा अमाउंट क्लियर ऑफ मेटल, बोलो डब्लू। क्लियर, बोलो सेल में प्रवाहित विद्युत की मात्रा, जिसको हम बोलो Q4 से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, बोलो के समानुपाती डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। क्लियर, बोलो बात समझ में आए। मतलब इसने क्या कहा बोलो, यहाँ पर इट मीन्स बोलो W इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q, जिसको मैं आगे अब कहानी चलाऊंगा। वेरी सिंपल। बोलो आपको मैं क्या बताना चाह रहा हूं कि अकॉर्डिंग टू फेराडे, बोलो अमाउंट ऑफ डिपॉजिट मेटल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्लो चार्ज। समझ में आया बोलो, कितना चार्ज हमने फ्लो किया है बोलो उसके अकॉर्डिंग ही जमा होगी। क्लियर, तो यहाँ पर इसको जब हटाते हैं तो एक कांस्टेंट आता है। क्या आता है, कांस्टेंट। यहाँ पर जेड क्या है, विद्युत, बोलो मैंने कहा विद्युत, बोलो रासायनिक तुल्यांक। क्या है बोलो, विद्युत रासायनिक तुल्यांक, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। क्या बोलते हैं बोलो, इलेक्ट्रो, मैंने कहा केमिकल इक्विवेलेंट। ठीक है, बोलो क्या होता है, विद्युत रासायनिक तुल्यांक। ओके, आगे कहानी को समझना। बोलो क्या बता रहा हूं फिर, बोलो फेराडे क्या कहता है आगे पिक्चर को, कि बोलो मैंने बोला W बराबर जेड क्यू। क्लियर, फिर वो कहता है जेड क्या होता है, E/96500। क्या होता है बोलो, जेड बराबर क्या होता है, E/96500। तो लोगों ने पूछा ये तो बता दिया, ये दो क्या है, तो यहाँ ई क्या होता है, तो मैंने कहा इक्विवेलेंट वेट ऑफ डिपॉजिट मेटल। क्लियर, जमा धातु का तुल्यांक की भार, जमा बोलो धातु का तुल्यांक की भार। बात समझ में आई क्या लिखा मैंने बोलो, जमा धातु का तुल्यांक की भार। क्लियर, जमा धातु का तुल्यांक की भार। ओके, तो ये कैसे निकाला जाता है, किसी का भी बोलो कोई भी आयन होगा उसका एटॉमिक मास डिवाइड बाय वैलेंसी फैक्टर। क्लियर, मतलब मैं क्या कहना चाहता हूं, सपोज दैट मुझे एल्यूमिनियम +3 का इक्विवेलेंट वेट करना है। क्लियर, क्या करना है, इक्विवेलेंट वेट, तो मैं 27 डिवाइड बाय 3 करूंगा। क्या करूंगा बोलो, 27 डिवाइड बाय 3 करूंगा, क्योंकि 27 तो उसका एटॉमिक मास है और 3 क्या उसका वैलेंसी फैक्टर है, और यहां पर हमारा लेना देना चार्ज से होगा, तो जो चार्ज पे चार्ज हो वही उसका वैलेंसी फैक्टर होता है, जो चार्ज हो उसका वैलेंसी फैक्टर वही होता है। सपोज दैट मैंने कहा
मुझे mg+2 का बोलो इक्विवेलेंट, ई का मतलब क्या है बोलो इक्विवेलेंट वेट, तो मैं क्या करूंगा बोलो 24/2 करूंगा। क्लियर। सपोज दैट मुझे Cl माइनस का इक्विवेलेंट वेट, पहले बताओ ऐसे सबका हमारा लेना देना होगा न्यूमेरिकल क्वेश्चन में, और पड़ेगा नहीं पड़ेगी जरूरत। क्लियर। तो मैं क्या करूंगा 35.5/1 करूंगा। सपोज दैट मुझे Ag प्लस का करना हो, क्लियर, इक्विवेलेंट वेट, तो 108/1 करूंगा। पहले बताओ समझ में आई मेरी बात। ई क्या निकालोगे, कैसे समझ में आया बोलो आपको, बोलो ई समझ में आया कि नहीं आया, बोलो हाँ या ना, कुछ तो बोलो, बात समझ में आए। मैंने अभी कोई न्यूमेरिकल नहीं कराया, उसके बावजूद मैंने कितने एग्जाम्पल बता दिए आपको, 4 बता दिए। कितने बता दिए बोलो 4। ये 4 एग्जाम्पल आपको क्या समझ में आया कि जब जब हमें ई की जरूरत पड़ेगी तब तब हम ई कैसे निकालेंगे, बात समझ में आए। एटॉमिक मास अगर किसी का गिवन हो तो इक्विवेलेंट वेट कैसे निकाला जाएगा, हमारा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में लेना देना चार्ज से पड़ेगा, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव चार्ज, तो वैलेंस इफेक्ट जो चार्ज पर बोलो चार्ज होगा उससे पता लग जाएगा, और एटॉमिक मास सबका फिक्स होता है। बात समझ में आई मेरी आपको, क्लियर। और अगर वैलेंसी फैक्टर 1 हुआ तो उसका एटॉमिक मास इक्विवेलेंट वेट है, इक्विवेलेंट वेट ही एटॉमिक मास है। क्लियर। चलो ई पता चल गया। अब मैंने कहा यहां पर ये 96500 कूलम, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है 1 फेराडे। क्या मतलब होता है, 1 फेराडे। क्लियर। 1 फेराडे का मतलब क्या होता है, तो मैंने लिखा चार्ज ऑफ 1 मॉल, 1 मॉल आपसे मैं कह रहा हूं चार्ज ऑफ 1 मॉल इलेक्ट्रॉन। क्लियर। क्या लिखा मैंने, 1 मॉल इलेक्ट्रॉन के आवेश को क्या कहते हैं, 1 फेराडे, और 1 फेराडे कूलम में किसके इक्वल होता है 96500। क्या बोला मैंने 96500। क्लियर। यानी ये क्या हुआ, 1 मोल मैंने कहा इलेक्ट्रॉन का आवेश। क्लियर। बोलो ये वाली लाइन भी बड़ी काम की है, बोलो बहुत काम हमारे आएगी। बात समझ में आए बोलो कैसे। अगर सपोज मैं आपसे कहूं कि मुझे कभी 5 मोल इलेक्ट्रॉन का चार्ज पता लगाना है, बोलो कितना चार्ज पता लगाना है, 5 मोल इलेक्ट्रॉन का, तो आप बताओ 5 फेराडे बता सकते हो नहीं बता सकते बोलो। अगर ऑप्शन फेराडे में नहीं हो कूलम में हो तो बोलो 5 × 5 × 96500। इसका मतलब ये आपको हमेशा याद होना चाहिए, आज सोते समय भी और सुबह उठते समय भी इसको आपको गुनगुनाना है कि 1 फेराडे इक्वल टू 96500 कूलम एंड 1 फेराडे इज ए चार्ज ऑफ 1 मोल इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑफ 1 मोल इलेक्ट्रॉन। क्लियर। ये आपके दिल दिमाग में बस जाना चाहिए, ये बहुत 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 काम की चीज है। क्लियर। जिसको मैं आगे यूज करूंगा, और आपकी ये मुसीबत मैंने सोल्व करी थी बोलो। क्लियर। तो इसका मतलब हुआ जेड हमें कभी डायरेक्ट नहीं दिया जाएगा, जेड हमें पता लगाना पड़ेगा। बात समझ में आए बोलो। क्लियर। और वो कैसे पता लगाएंगे, E/96500। बात समझ में। और ई क्या होता है, इक्विवेलेंट वेट ऑफ डिपॉजिट मेटल। बात समझ में आए बोलो। क्लियर। चलो यहां तक कहानी समझ में आए बोलो आपको। ओके। अब आपसे मैं कह रहा हूं फिर वापस कहानी को आगे बढ़ाता हूं। कहां से आगे बढ़ाऊंगा, वहीं से। क्लियर। मैंने कहा आपको, अभी मैंने बोला कि W = ZQ, बोलो E/96500 Q। यहां तक कहानी समझ में आए बोलो। अब मैंने कहा हम जानते हैं I = क्या होता है Q/T। क्या होता है I = Q/T। इसका मतलब हुआ जहां Q है वहां पर क्या लिख सकता हूं IT। इसका मतलब W = क्या हो गया ZIT = क्या हो गया 96500 IT। सारे क्वेश्चन इसी से सोल्व होते हैं। क्लियर। आपको अगर इतना कहा जाए कि एक इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के अंदर इतनी एम्पेयर की करंट इतने टाइम तक फ्लो कराई गई, तो बताओ इस मेटल की जमा मात्रा कितनी होगी, तो आपको मेटल बोलेगा तो हम ई निकाल लेंगे। क्लियर। और IOT दिया जाएगा तो सोल्व कर लेंगे। बात समझ में आए बोलो। क्लियर। और डायरेक्ट आपको बोल दे इतने फेराडे कूलम मैंने प्रोवाइड किया है, फेराडे बोला मतलब फिर इसकी जगह हम 1 लिख देंगे, और क्या लिख देंगे बोलो 1 लिख देंगे। मेरी बात समझ में आए बोलो, क्योंकि ये अपने आप में खुद कौन है 96500 1 फेराडे के बराबर है। कोई कैसे मैं तो नहीं लिखूंगा, नहीं लिखे तो कोई बात नहीं, या क्यों आपको फेराडे में दिया है उसको कूलम में बदल लेना। कैसे बदलेगा 96500, ये दोनों आपस में कट जाएंगे।
अरे समझे नहीं समझे बोलो, बात तो वही हुई बोलो। क्लियर, मैंने क्या बताया, फर्स्ट लॉ समझ में आया बोलो। फर्स्ट लॉ का हर क्वेश्चन किससे सोल्व होगा बोलो, इससे सोल्व होगा। अगर आपको ये पता है तो आपका काम हो जाएगा। कैसे कैसी वैरायटी वर्बली सुनना, ये दे दे ये दे दे ये पूछे एक क्वेश्चन, ये दे दे ये दे दे ये पूछे दूसरा क्वेश्चन, ये दे दे ये दे दे ये पूछे तीसरा क्वेश्चन, तीनों की लैंग्वेज सुनना। मैंने कहा किसी इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के अंदर इतनी करंट इतने टाइम तक फ्लो की तो कितना मेटल डिपॉजिट होगी। क्लियर, पहला मैं आपसे करूं कि अगर मैंने किसी इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के अंदर इतनी एम्पियर की करंट बोलो कितने समय तक फ्लो करूं कि इतनी मेटल डिपॉजिट होगी, तो समझ में आया बोलो, मैंने टाइम पूछ लिया। समझ में आया बोलो, मैं आपसे कहूं कि मैं कितनी एम्पियर की करंट इतने समय तक डिपॉजिट करूं कि इतनी मेटल डिपॉजिट हो जाए, तो बोलो मुझे क्या निकालना होगा, आई निकालना। डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन होंगे। बात समझ में आई मेरी बात? क्लियर, जो आप सीट में करोगे तो पता चलेगा। पहला फेराडे का लॉ समझ में आया कि नहीं आया बोलो क्लियर। और समझे नहीं समझे बोलो क्लियर, नोट करोगे। क्लियर, ये आप इतना नहीं भी लिखना चाहो, एक लाइन में लिख सकते थे कि बोलो डिपॉजिट अमाउंट ऑफ मेटल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बोलो अमाउंट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। समझ में आया बोलो क्लियर। जमा धातु की मात्रा हमेशा प्रवाहित आवेश की मात्रा के समानुपाती होती है। क्लियर, जो भी चीज सीख रहे हो उसको दिल दिमाग आत्मा में बसाओ, ताकि मजा ले कभी भूल जाओ। बात समझ रहे हो ना बोलो क्लियर। याद करोगे तो भूलोगे, चीजों को समझोगे तो हमेशा याद रहेगा। ठीक है, ओके, किया ये नोट बोलो, हो गया नोट। वेरी सिंपल। फर्स्ट लॉ में क्या कहना चाहता है समझ में आया बोलो, जमा धातु की मात्रा प्रवाहित आवेश की मात्रा के समानुपाती होती है। इसी के बाद आगे कहानी मैंने बढ़ाई बोलो, हटाया कांस्टेंट लगाया, क्या है बोलो कांस्टेंट जेड। जेड का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट, विद्युत रासायनिक नियतांक। ये क्या होता है बोलो, ई अपॉन 96500। ई क्या होता है, ठीक है। ये तो मैंने ऐसे ही सिखाया आपको। और बोलो किसी का भी इक्विवेलेंट वेट कैसे निकाला जाता है। ठीक है,
संयोजकता कारक का मतलब आपके दिल दिमाग में क्या होना चाहिए यहाँ पर? बोलो, मैंने कहा चार मैग्नीट्यूड क्लियर ऑफ चार्ज। ठीक है, समझ आओगे मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज? अरे मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज का मतलब समझ के बोलो। अगर mg+2 है तो मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज क्या हुआ? 2। बात समझ में आया? बोलो Cl- हुआ तो मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज क्या हुआ? 1। ओके, मैंने कहा आवेश का परिमाण। क्लियर? ओके ओके। ये इतने सारे स्टार करके बंद किया मतलब इसकी बहुत बड़ी इंपॉर्टेंस है। क्लियर? कि चार्ज ऑफ 1 मोल इलेक्ट्रॉन, 1 मिलिरोल इलेक्ट्रॉन का आवेश हमेशा कितना होता है? बोलो 1 फेराडे। और 1 फेराडे कूलाम में किसके इक्वल होता है? 96500। ठीक है, ओके हो गया? नोट बोलो, हटा दूं? सब आ गया इसमें? बोलो जेड दे क्यू दे तो कर सकते हैं, जेड दे आई दे टी दे तो कर सकते हैं। अरे बोलो समझे समझे? बोलो क्लियर? सब एक ही है? बोलो मतलब अभी जो मैंने आपको फेराडे का फर्स्ट लॉ बताया उसमें आपकी काम की चीज ये है। दैट्स ऑल। बात समझ में आए? बोलो क्लियर? ये तो मैंने डायरेक्ट नहीं बताकर पहले कैसे आया वो मैंने बताया आपको। ठीक है, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन होता है। क्लियर? बस हमेशा ध्यान रखना है कि टाइम को, समय को सेकंड में पुटअप करना है। और समझे समझे? बोलो अगर मिनट दे तो भी किस में पुटअप करना है? सेकंड में। क्लियर? फर्स्ट लो समझ में आया? बोलो आपको? ठीक है, हो गया नोट? बोलो क्या बता रहा था मैं? बोलो फोर्थ पॉइंट पढ़ रहे थे फेराडे के विद्युत अपघटन के नियम, इलेक्ट्रोलाइसिस लॉ ऑफ फेराडे। क्या लिखा? बोलो फर्स्ट लॉ। अब क्या बता रहा हूं मैं? बोलो आपको सेकंड लॉ। क्लियर? क्या बता रहा हूं मैं आपको? मैंने कहा सेकंड लॉ। ओके, यानी फेराडे का द्वितीय नियम। ठीक है, बोलो द्वितीय नियम। ओके, देखो फेराडे ने सेकंड लॉ में क्या कहा? फेराडे ने कहा अगर मैं दो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल लेता हूं, क्लियर, और उनको सीरीज में जोड़ देता हूं, क्या करता हूं? बोलो
सीरीज में जोड़ देता हूं। क्लियर? तो सीरीज में जोड़ने का मतलब है करंट सेम मतलब चार्ज फ्लो सेम। बात समझ में आए बोलो? क्या बोल रहा हूँ समझ में आया बोलो? सीरीज पैरेलल समझते हो नहीं समझते बोलो? मैंने कहा दो सेल को मैंने सीरीज में जोड़ा, तो सीरीज में जोड़ा तो क्या सेम हो गया बोलो? करंट सेम होगी। करंट कहां से आती है? चार्ज फ्लो सेम हुआ तभी करंट सेम होगी बोलो। समझ में आया बोलो? इसका मतलब हुआ कि सेकंड लॉ में क्या कहता है बोलो? यदि 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 दो, ठीक है पहले समझ लो फिर स्टेटमेंट बताऊंगा। क्लियर? मैंने कहा आपको बोलो, यदि मैंने कहा दो इलेक्ट्रोलाइटिक इलेक्ट्रोलाइटिक सेल को सीरीज का मतलब क्या होता है? श्रेणी क्रम, ठीक है, में बोलो जोड़ा जाए। क्लियर? जैसे ही जोड़ेंगे बोलो क्यू क्या हो जाएगा? दोनों में सेम हो जाएगा। अब डब्ल्यू बराबर क्या होता है? जेड क्यू। क्लियर? तो क्यू सेम हो गया तो डब्ल्यू 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 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके हो गया? जेड के हो गया। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके हो गया? जेड के हो गया। इसका मतलब हुआ फिर उनके दोनों सेलों के कैथोड पर जमा मात्रा बोलो इनके समानुपाती हो जाएगी। क्लियर? अच्छा मैंने कहा बोलो मैं ये ना करके आगे कहानी को बढ़ाता हूं। बोलो क्या? चूंकि मैं जानता हूं ये क्या होता है, E/95/00। क्लियर? तो इसका मतलब हुआ फिर तो W1/W2 बोलो ज्यादा बेटर होगा मैं E1/E2 कर दूं। बात समझ में आए बोलो? ओके। और इसी को इसने अपना सेकंड लॉ का स्टेटमेंट बनाया कि अगर दो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल को सीरीज में कनेक्ट किया जाए तो कैथोड पर जमा धातु की मात्राओं का रेशियो उन डिपॉजिट मेटल के इक्विवेलेंट वेट के रेशियो के इक्वल होता है। बात समझ में आए बोलो? क्या बोला मैंने आपको? बोलो अगर दो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल को सीरीज में जोड़ा जाए तो बोलो डिपॉजिट कैथोड पर डिपॉजिट मेटल्स का रेशियो, कैथोड पर डिपॉजिट मेटल्स की अमाउंट का रेशियो उन डिपॉजिट मेटल के इक्विवेलेंट वेट के रेशियो के इक्वल होता है। ये किसका स्टेटमेंट है? सेकंड लॉ का। अपने को रटना नहीं है। पहले बताओ ये और ये सेम ही है कि नहीं है बोलो? और इससे यही तो निकलेगा 96500 कट हो जाएंगे तो अल्टीमेटली तो यही होगा बोलो। तो स्टेटमेंट भी यही है बोलो। क्या बोलो? यदि यदि दो मैंने कहा इलेक्ट्रोलाइटिक सेल को सीरीज बोलो में मैंने कहा जोड़ा जाए तो दोनों सेल बोलो सेलों के कैथोड्स पर जमा मात्रा, ठीक है, का अनुपात बोलो रेशियो ऑफ डिपॉजिट मेटल। क्लियर? बोलो मैंने कहा मात्रा का अनुपात बोलो धातुओं के जमा जमा धातुओं के तुल्यांकी भार के अनुपात के बोलो इक्वल बराबर होता है। पहले बताओ आपको मेरी बात समझ में आई? वेरी सिंपल अकॉर्डिंग टू सेकंड लॉ ऑफ फैराडे। बोलो आपसे मैं करूं इफ टू इलेक्ट्रोलाइटिक सेल कनेक्ट इन सीरीज, क्लियर, देन डिपॉजिट अमाउंट ऑफ मेटल रेशियो इज इक्वल टू बोलो इक्विवेलेंट वेट ऑफ डिपॉजिट मेटल। बात समझ में आए बोलो? रेशियो ऑफ बोलो डिपॉजिट बोलो रेशियो ऑफ इक्विवेलेंट वेट ऑफ डिपॉजिट मेटल। यही बताया मैंने आपको बोलो। क्लियर? नोट कर लो। अच्छा इसके क्वेश्चन में कितनी चीज देनी पड़ेगी उसको? 3। तो चौथा आप कर सकते बोलो, और 3 देंगे तो चौथा अपन कर सकते हैं। क्लियर? मैंने क्या बोला समझ में आया बोलो? अकॉर्डिंग टू बोलो फैराडे इफ टू इलेक्ट्रोलाइटिक सेल कनेक्ट इन सीरीज देन बोलो रेशियो ऑफ डिपॉजिट मेटल एट कैथोड्स बोलो इक्वल टू बोलो रेशियो ऑफ इक्विवेलेंट वेट ऑफ डिपॉजिट मेटल। क्लियर?
पहले बताओ ये क्या लिखा मैंने, समझ में आया बोलो? क्लियर? थोड़ा जूम करूं क्या? ये यहाँ E1 E2 क्या है समझ के बोलो? W1 W2 क्या है समझ में आया बोलो? क्लियर? जब हम पहले वाले में अच्छे से E को समझा चुके हैं तो यहाँ पर E बताने की जरूरत नहीं कि E1 क्या है और E2 क्या है। E1 का मतलब पहले सेल की इलेक्ट्रो कैथोड पर जमा धातु का तुल्यांक की बात, और E2 का मतलब है सेकंड नंबर के सेल के। बोलो बात समझ में? इसमें कितनी चीजें देगा बोलो? 3। बस चौथा आपको निकालना होता है। क्लियर? पहले बताओ यहाँ तक कहानी समझ में आई बोलो? कौन सा सेल पढ़ रहे हैं अपन बोलो? इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल की सारी बातें मैं सिस्टमेटिक तरीके से सिखा रहा हूँ। अभी मैंने कितने पॉइंट सिखा दिए बोलो? 4। 4 के अंदर मैंने क्या सिखाया? मेन फेराडे के लॉ। बाकी तो बेस बनाया था, डेफिनेशन, बोलो डायग्राम, और कैथोड पर डिपॉजिट होती है तो उसकी अमाउंट कैसे निकालेंगे, फेराडे के 2 नियम बताए। और फेराडे के क्वेश्चन बोलो डायरेक्ट बनते हैं, बस फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। पहला लो क्या कहता है? W बराबर जेड क्यू इजिकल टू, बोलो जेड आई टी इजिकल टू ई अपॉन 96500 आई टी। बोलो बात समझो। सेकंड क्या कहता है? W1 अपॉन W2 इजिकल टू E1 अपॉन E2। ये कुछ भी आपको ध्यान रखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट तो यही है ना काम की चीज। पहले बताओ समझ में आई मेरी बात? अभी इलेक्ट्रोलाइटिक सेल को हम कल कहानी को आगे बढ़ाएंगे। ओके।